जो नेक्स्ट हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है और उसके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इसके वर्किंग में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को जो नाम दिया गया है बेसिकली इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके हम किसी भी दो मेटल को जॉइंट करते हैं और एक वेल्डिंग जॉइंट को क्रिएट करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का नाम दिया गया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे 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 काम करते हैं और इसके जो मेजर वर्किंग कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और जो इसके मेजर वर्किंग कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। बेसिकली इस स्कीमेटिक डायग्राम में गिवन है कि कौन कौन से इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जनरेट करने के लिए हमें कैथोड चाहिए। कैथोड इज़ ऑलवेज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मेटल और जब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, कैथोड को पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ये हाई वेलोसिटी तो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी या एक्सीलरेशन देने के लिए ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और इस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि एनोड हो क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस हों और ये एनोड क्या करेगा कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स विल गेट वेलोसिटी और वी कैन से एक्सीलरेशन और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 30 kV से लेके 175 kV ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बेसिकली क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे तो उसके बाद फोकसिंग कॉइल यूज़ होगा और वी कैन से फोकसिंग प्लेट होगी। फोकसिंग प्लेट का मकसद वही है जैसे हमारा लेंस होता है कि किसी भी रेज को एक जगह पे फोकस करेगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम फोकस करेंगे किसी एक डायरेक्शन में। फोकसिंग कॉइल के बाद हमारा यूज़ होता है डिफ्लेक्शन कॉइल। डिफ्लेक्शन कॉइल का मकसद यही है कि इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करे वर्क पीस के ऊपर जहाँ पे हमें वेल्डिंग जॉइंट चाहिए होगा, दैट मीन्स अलॉन्ग द एजेस ऑफ द वर्क पीस। जैसे ही ये हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक होंगे, सो दिस हाई velocity electron having a kinetic energy, this kinetic energy will converted into the thermal energy। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी जनरेट होगी और ये जो थर्मल एनर्जी है विल बी यूज्ड टू जॉइन दिस थर्मल एनर्जी विल बी यूज्ड टू जॉइन टू मेटल्स। तो ये जो हमारे जो वर्क पीस है ये कनेक्टेड होगा किसी न किसी फिक्सचर के ऊपर और ये जो सारा प्रोसेस है इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैक्यूम चैम्बर या वैक्यूम क्रिएट करें। वैक्यूम क्रिएट करने का मकसद यही होता है कि जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है दैट डज नॉट इंटरफियर इन दिस प्रोसेस, क्योंकि इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन जो है डिफ्लेक्ट हों, स्कैटर्ड हों। अगर इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे तो वो एक ही जगह पे स्ट्राइक नहीं करेंगे और हमारी जो वेल्डिंग एरिया है वो बढ़ जाएगी, दैट मीन्स वी विल नॉट गेट एफिशिएंट वेल्डिंग। तो इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के दौरान वी ऑलवेज मेंटेन अ वैक्यूम इनसाइड द चैम्बर। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं और वैक्यूम यहाँ पे मेंटेन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कोई भी आउटसाइड जो है फोर्स जो है उसको स्कैटर्ड ना करें। सो बिकॉज ऑफ द हाई because of the kinetic energy of electrons that is being converted into the thermal energy, the joint is created between two work pieces. So basically this is known as electron beam welding of जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है लेज़र बीम वेल्डिंग। सो बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के अंदर डिस्कस किया कि वी नीड अ वैक्यूम for electron beam welding to connect or join two metallic part, but laser beam के अंदर there is no such kind of a vacuum is there। so सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेज़र है क्या। लेज़र stands for L stands for light, A stands for amplification, S stands for stimulated, and E stands for emission, and R stands for radiation। light amplification by stimulated emission of a radiation beam is nothing but a focus of a light
welding is a joining process used to connect two metals. तो हम लेज़र वेल्डिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है? बेसिकली किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में होते हैं. लेट्स से एनर्जी लेवल 1 ग्राउंड है, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल है, हायर लेवल है. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट को जाने के लिए, एक्साइट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. ये दूसरी और तीसरी. तो हम जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो वो क्या करेगा? एक्साइट होगा, लेकिन वो अनस्टेबल होगा. सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हमेशा ऑप्ट करेगा कि वो ग्राउंड स्टेट में वापस आए या अपनी स्टेट में वापस आए. जब वो अपनी स्टेट में वापस आएगा तो इट रिलीजेस फोटान एनर्जी, फोटान को रिलीज़ करेगा और ये अपनी स्टेट में वापस आएगा. बट ड्यूरिंग जब ये हाई स्टेट पे होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, हम इसको एनर्जी सप्लाई करेंगे. और जब ये वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आएगा तब भी ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा. दैट मीन्स कि नाउ जब ये वापस नेक्स्ट स्टेट, लोअर स्टेट पे आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज़ करेगा. तो इस वजह से क्या होगा कि जब ये दोबारा एक से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये दोबारा जब नेक्स्ट लोअर लेवल पे आएगा तो फिर डबल एनर्जी रिलीज़ करेगा, डबल फोटॉन रिलीज़ करेगा. तो इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन का एक बीम जनरेट होगा. सो दिस हाई electron that has a high kinetic energy is focused on this मेटेलिक पार्ट. जो हमारे जो एजेस हैं, जो मेटेलिक पार्ट हैं जिनको हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनके ऊपर फोकस करेंगे. और दिस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी थर्मल एनर्जी में. अब ये जो हमारा लेज़र है दैट इज़ बीइंग शील्डेड बाय शील्डिंग गैस, और वो शील्डिंग गैस में भी आर्गन भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है. शील्डिंग गैस का पर्पस वही है जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो ऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अंदर हैं उसको इस मेटल को एब्जॉर्ब होने से बचाता है कि वो कोई भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करे. और दूसरा, जब ये क्या करेगा, ये जब इलेक्ट्रॉन बीम हाई एनर्जी बीम यहाँ पे थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इस मेटल पार्ट को फ्यूज़ करेगा. तो फ्यूजन ऑफ ए 2 मेटेलिक पार्ट विल हैपन. और इसके साथ हम फिलर मटेरियल भी यूज़ करते हैं. ज़रूरी ये नहीं है कि हम फिलर मटेरियल यूज़ करें. अगर हम फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा कि ये फिलर मटेरियल भी मेल्ट होगा और इसके साथ वेल्ड हो जाएगा. सो दिस फिलर मटेरियल मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पाउडर और इन अ सॉलिड स्टेट्स. तो और ये फिलर मटेरियल भी शील्डेड होगा बाय शील्डिंग गैस. सो दिस इज़ काइंड ऑफ ए लेज़र वेल्डिंग. और इसके अंदर जो है बाकी सेम प्रोसेस है वेल्डिंग का जो पहले हमने डिस्कस किया था. Hi, I'm going to point out some of the advantages and disadvantages of electron beam welding versus laser welding so that you can make better decisions regarding which process is right for your application. Both electron beam and laser welding methods utilize a concentrated beam of energy that can be precisely controlled in both energy and location. Thus, the technologies are ideal for precision welding. EB welding uses an accelerated beam of electrons that can be magnetically deflected and focused on the workpiece. Laser welding uses amplified light that is delivered and deflected by glass lenses, mirrors, and often a fiber optic cable. The biggest advantage of EB welding is it can deliver deeper penetration welds than any other process. An EB weld can be up to 2 inches deep in steel with a width of less than 0.2 inches. The narrow width, also called the heat affected zone, means minimal heat going into the part as well as minimal distortion. EB can also apply very light welds, only a few thousandths of an inch deep. However, to generate electrons, EB welding must take place in a vacuum, and that means waiting to pump down a vacuum chamber. You're also restricted with part size. If it doesn't fit in a vacuum chamber, it can't be EB welded.
But a huge advantage of welding under vacuum is there is no oxidation, contamination, or cover gas problems, unlike conventional welding methods. In fact, many impurities found in the base material are vaporized during the process, resulting in the strongest, purest weld you can get. Finally, electron beam equipment is expensive. Welding machines start around $1 million, and the cost for upkeep and support is high. Besides having personnel trained in EB welding, you also need expertise in high vacuum and high voltage technologies. Laser welding can be a great alternative. Equipment is less expensive, and parts can be welded in open air, so no vacuum chamber, although cover gas is often required. No vacuum also means part size isn't an issue, and the laser can be delivered via fiber optic cable, which lends itself to robotic control. Lasers achieve decent weld penetration up to about 1/4 of an inch in steel and also have a small heat affected zone, but a laser simply can't achieve the same penetration as an electron beam. One of the reasons for this is the molten material in the weld pool can act like a mirror and reflect laser energy away from the piece. To compensate for this and to keep the part cool, the laser can be pulsed on-off, which lets a high peak of energy penetrate the reflective surface, but keeps the average power put into the part low. Both electron beam and lasers are excellent for welding dissimilar metals, but which is best depends on the material and the weld needed. If you want to know more, please call us or check out our website. We've been in business for over 50 years. We're happy to answer any questions or help you with your design. Thank you for watching.